ओके हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंसी। हमने समझा था कि हमारा ये जो मॉड्यूल 2 का 5th पेपर है ये कितने मार्क्स का है, इसका बाइफर्केशन देखा था, इसकी मार्किंग हमने देखी थी, क्या पैटर्न होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी हमने, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे आज का कंसेप्ट, दैट इज objectives of accounting. Come to page number 3, come to page number 3 of your module. हमने definitions वगैरह देख लिया था। अब देखेंगे objectives of accounting। तो objectives of accounting में सबसे पहला objective है सर, providing information to the users for rational decision making। देखो अकाउंटिंग करके हम क्या करते हैं, हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमने पूरे साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो ट्रांजेक्शन्स करने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारे पास असेट्स है या लाइबिलिटीज़ है, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये हम मेज़र करते हैं, है ना। तो हमारे बिजनेस में किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है या हम किसी से लोन लेना चाहते हैं, है ना। सपोज हम किसी XYZ बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, तो कोई भी हमें ऐसे ही लोन दे देगा कि नहीं, उन्हें हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने होंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा सेल्स कितना है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हमारे कस्टमर्स कौन कौन है, हमारे क्लाइंट्स कौन कौन है, हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये सारी बातों में वो लोग इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। अगर उन्हें हमारे बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट और ग्रो होने वाला है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोन रिपे कर सकते हैं, तो देन डेफिनेटली वो हमें लोन देंगे, है ना। तो इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है। यूजर्स में ऑन कौन देखा था, और कौन था, कशिश, कृतिका, वेदांश, और कौन थे हमारे यूजर्स, हमारे एम्प्लॉयज़। हमारे एम्प्लॉयज़ भी सर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। अगर हमें कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है तो इसका मतलब एक टाइम आएगा जब हम हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एम्प्लॉयज़ भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। वो भी ये जानना चाहते हैं कि अब समझो हमें 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 50 लाख के प्रॉफिट में हमारे एम्प्लॉयज़ का कितना कंट्रीब्यूशन था। जी हाँ, ये भी हमें देखना, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉडर्न अकाउंटेंसी में जो सॉरी अकाउंटेंसी इतने ऊपर पहुंच गई है कि आज की डेट में कौन से पर्सन का हमारे बिजनेस में कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है, हम ये भी देख सकते हैं। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस, तो इससे एम्प्लॉयज़ यूनियन को पता चलता है कि हमारा बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन था, हमने एम्प्लॉयर से कितना निगोशिएशन करना चाहिए हमारी सैलरी रिवाइज करने के लिए, हमें बोनस देने के लिए। जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, उसमें एक कंसेप्ट है लेबर के अंदर हम देखते हैं कि लेबर का जो पेमेंट होता है ना वो बोनस के साथ भी होता है, कि अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा प्रॉफिट बढ़ाने में, देन अकॉर्डिंगली लेबर की सैलरी डिसाइड होती है। तो इसका मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट, और कौन है यूजर्स, शेयर होल्डर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मेरे पास 200 शेयर्स है, तो क्या हुआ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ओनर हुआ ना। यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या है, कंपनी है। कंपनी इज़ वन वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ एंटिटी जिसमें ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं। तो मेरा पैसा कंपनी में लगा है लेकिन बिजनेस में कर रहा हूँ क्या, नहीं। बिजनेस कौन मैनेज कर रहा है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, मैनेजमेंट, ये लोग पैसा बिजनेस मैनेज कर रहा है। बिजनेस में पैसा किसका लगा है, मेरा लगा है, आपका लगा है, मासूम शेयर होल्डर्स का लगा है। अब डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इन लोगों का पैसा है कि नहीं, अब वो पैसों पे ये ऐश पानी कर रहे हैं, तो ये हमें पता चलेगा कि नहीं ये लोग हमारे पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें पैसे कैसे पता चलेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए। कैसे पता चलेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन।
देखो हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब ये ज़रूरी है अगर हमें हमारा बिजनेस को प्रॉपरली चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या किससे कितना परचेस किया है, या हमारा प्रोडक्शन कितना है, या हमारा सेल्स कितना है, ये सारी बातें अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू प्रॉपरली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अकाउंटेंसी के जरिए। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटेंसी के जरिए। नेक्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। सर हम ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन एंड में हमें ऐसा लग रहा है कि यार कुछ पैसा बच ही नहीं रहा है। हमने इतने सारे ट्रांजेक्शन्स किए, वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, या लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये हम जानने में इंटरेस्टेड है ना। तो असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ दी अबाउट ट्रांजेक्शन्स, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो हम फिर से रिव्यू करेंगे, बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, बिजनेस को यहीं क्लोज करना है कि क्या करना है, बिजनेस और आगे रन करना है या नहीं, टू असर्टेन द एंड रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। नेक्स्ट, असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हमारे पास कितनी असेट्स हैं, है ना, हमारे पास देखो हम असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये कैसे पता चलती है हमें, क्विकली कमेंट। हमारे पास असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये हमें कैसे, बैलेंस शीट के जरिए ये हमें पता चलती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर लाइबिलिटीज बहुत हो गई तो ये तो गलत है ना। अगर हमारी लाइबिलिटीज, इफ लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, तो ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी वाली पोजीशन आ जाएगी, जो कि हमारा 5th पॉइंट भी है, नेक्स्ट पॉइंट भी है। तो टू असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन, मतलब हमारे पास कितनी असेट है, कहाँ कहाँ असेट है, कितनी लिक्विड असेट है, कितनी करंट असेट है, कितनी नॉन करंट असेट्स है, ये सब भी हमें जानना है। तो ये सब कब मुमकिन है, जब हम बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट कब बन पाएगी, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस कब बनेगा, जब हम लेजर बनाएंगे। लेजर कब बनेगा, जब हम जर्नल करेंगे। और जर्नल कब बनेगा सर, जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो ये जो पूरी अकाउंटेंसी की प्रोसेस अगर हम करते हैं तो हमें क्या है, हमारा फिनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। नेक्स्ट, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, हमें हमारे बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ है। हमें हमारी बैलेंस शीट देख के पता चलता है कि हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ है। और अगर हमारे पास लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट्स कम है, तो हम क्या कहेंगे कि हम इंसॉल्वेंट हैं। हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा अकाउंटेंसी के ज़रिए। तो दिस वर दी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये आपको सब बाय हार्ट याद होना चाहिए, इस पे MCQs बनते हैं। हमारा ये पेपर MCQ बेस्ड है, थ्योरेटिकल MCQ इस पे बनते हैं। तो सो फार सो गुड, एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट टिल हियर? मैथिली अंकिता, ओके। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फील फ्री टू आस्क डाउट। ऐसा ना हो जाए कि हम पढ़ते चले जाए और एंड में आपके डाउट्स पाइल अप हो जाए। उस वजह से क्या होगा, आपको इस सब्जेक्ट का फोबिया हो जाएगा। नहीं तो जो भी डाउट्स है, कितना भी छोटा डाउट हो, आप मुझे एनी टाइम मुझे पूछ सकते हो। अच्छा, आप मुझे डाउट्स कहाँ पूछ सकते हो? यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज 7887788712। यू कैन सेव माई नंबर, रौनक अग्रवाल सर। नंबर इज 7887788712। इस नंबर पे यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, ओके। And one more thing, I will share you one playlist of basics of accountancy. अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अकाउंटेंसी मुझे एकदम बेसिक से पढ़ना है, या एटलीस्ट कुछ बेसिक्स मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, तो एक 10 लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट है, 10 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है,
बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। छोटे छोटे वीडियोस है, 30 मिनट्स के वीडियोस है, 10 वीडियो है 30 मिनट्स के, अराउंड 300 मिनट्स का प्लेलिस्ट है। वो आप 1.5 या 1.75 पे भी देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अराउंड 3 आवर्स में, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स में आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा। ये सब्जेक्ट पढ़ने के पहले वो प्लेलिस्ट पूरी देख लो, जिससे कि क्या होगा आपको पहले के 2-3 टॉपिक्स तो एकदम इजी लगेंगे, या पूरे आपके अकाउंटेंसी का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेशन के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जिसका भी मुझे व्हाट्सएप आ जाएगा मैं उसे वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगा, जिससे आपके अकाउंटेंसी के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, Yes, sir. yes, next thing is functions of accountancy, functions of accounting। first is measurement। क्या मेजर करता है ये? हमारा पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे कि अभी 31 मार्च 2021 खत्म हुआ हमारा फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर मतलब समझता है क्या आपको? फिनेंशियल ईयर मतलब क्या है? 31st March to 1st April to 31st March। 1 अप्रैल टू 31 मार्च के पीरियड को हम कहते हैं फिनेंशियल ईयर। अब ये जो 31 मार्च 2020 खत्म हुआ है, खत्म हो गया ना ये, तो ये क्या है? पास्ट है। ये क्या है? पास्ट है। तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मतलब ये क्या करता है? हमारा परफॉर्मेंस मेजर करता है। क्या करता है? पास्ट परफॉर्मेंस मेजर करता है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर हमें किसी ने पूछा कि हमारा सर 30 सितंबर 2021 मतलब अभी जो मंथ खत्म हुआ, ये मंथ तक सेल्स कितना हुआ, तो ये भी हम बता सकते हैं ना। यस, हमारा करंट परफॉर्मेंस भी हमें डिपिक्ट होता है, हम हमारा करंट परफॉर्मेंस भी डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करंट फिनेंशियल पोजीशन, जैसे कि 31 मार्च को हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये भी हमें पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग, हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है, हमारा सेल्स कितना रहने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है फायर क्रैकर का, हमारा बिजनेस है फायर क्रैकर का। आई बिलीव यू आर जॉटिंग डाउन। आप आपके टेक्स्ट बुक में लिख रहे हो, पेन से या पेंसिल से, नो मैटर्स, कैसे भी लिखो, हाईलाइटर रखो, स्केल रखो, पेंसिल रखो, आपकी नोटबुक में ऐसे स्क्रिबलिंग चलने दो, जिससे कि आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई की है, ये सब आपका हुआ है। अगर आप स्क्रिबलिंग नहीं कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनेगा लेक्चर्स अटेंड करने का। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस है फायर क्रैकर्स का, तो हमने लास्ट ईयर का फाइनेंशियल डेटा देखा कि हमने देखा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा 50 लाख का सेल हुआ था, है ना। तो हमने देखा कि ये 3 मंथ्स में हमारा सेल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? दिवाली होती है, शादियों का सीज़न है, तो इस पीरियड में हमारा सेल बढ़ता है ना। तो इससे क्या है, हमने फोरकास्ट किया कि अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 है, इसमें हमारा सेल एटलीस्ट 10% तो बढ़ेगा, मतलब 55 लाख का हम सेल कर सकते हैं, 55 लाख का हम एटलीस्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हमारा बिजनेस था स्टेशनरी का, हम पेन भी सेल करते थे, हम पेंसिल भी सेल करते थे। ठीक है, हमने देखा कि पेन पे हमें 5 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट होता है और पेंसिल पे हमें 3 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट होता है। तो हम क्या डिसीजन, हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं ना कि हम पेंसिल ज़्यादा बेचेंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये डेटा देख के हम ये डिसीजन ले सकते हैं ना कि हम पेंसिल ज़्यादा बेचेंगे। हाँ, मतलब एक और चीज़ है, जैसे पेन कॉस्टली है तो हम पेन ज़्यादा सेल करेंगे। ओके, करेक्ट सर, आपने गलत बोला। जिस चीज़ पे प्रॉफिट ज़्यादा है हम उसका सेल बढ़ाएंगे। पेन पे प्रॉफिट ज़्यादा है, 5 रुपये एक प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस नहीं है बेटा, प्रॉफिट है। एक पेन बेचते हैं तो 5 रुपया बचता है, एक पेंसिल बेचते हैं तो 3 रुपया बचता है। तो जाहिर सी बात है सर, जिस चीज़ में मुनाफा ज़्यादा, जिस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा, वो चीज़ हम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पेन ज़्यादा बेचेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हम क्या कर रहे हैं, एक रैशनल डिसीजन ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, रैशनल डिसीजन ले रहे हैं। हम ज़्यादा जोर पेन की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन,
हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा 2021 का प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हैं किससे, 2020 के प्रॉफिट से, 2019 के प्रॉफिट से। मतलब हम हमारा प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हैं किससे, पास्ट ईयर प्रॉफिट से। किससे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से हम हमारा आज का डेटा कंपेयर कर सकते हैं। क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं, हम सेल्स कंपेयर कर सकते हैं कि 2021 में हमारा कितना सेल्स था, 2020 में कितना था, 2019 में कितना था। ये क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हर साल हमारा सेल कितना बढ़ रहा है या हर साल हमारा सेल कितना कम हो रहा है। ये हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना, कंपेयर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। इतना ही नहीं सर, हम हमारा सेल्स या हमारा प्रॉफिट या हमारा परफॉर्मेंस हमारे कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। ये हम हमारे कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल। हम हमारी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम हमारी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देखा पहले क्या किया कि हमारा है पेन का बिजनेस, पेन में लगता है प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक क्या है, मटेरियल, ठीक है। हमने देखा कि पिछले साल हमने 1 लाख पेन बनाए थे तो हमें 50,000 का मटेरियल लगा था, ठीक है। ये साल हमने 1,10,000 पेन बनाए तो हमें 60,000 का मटेरियल लग गया। तो क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, 10%। तो हमारा मटेरियल का कॉस्ट भी कितना बढ़ना चाहिए था, 10%, लेकिन मटेरियल का कॉस्ट कितना बढ़ गया है, 20%। हमारा होना था 55,000 का खर्चा, लेकिन खर्चा कितना हुआ है, 60,000 का। तो हमें क्या पता चला कि हमारा मटेरियल में क्या हुआ, वेस्टेज हुआ है, मटेरियल में क्या हुआ, वेस्टेज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब जिस बच्चे ने ये लिखा नहीं है, ये जो मैंने अभी लिखा है, अगर आपने ये लिख लिया तो आपको सिर्फ इतना सा पिक्चर देख के ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे। आपने सिर्फ इतना देख लिया, ये इतना सारा जो मैंने लिखा है इतना देख लिया ना, तो आपके 5-7 पेज में या एक पेज का जितना भी थ्योरी है ना, ये इतना सारा जो थ्योरी है ना, पढ़ना में बहुत डिफिकल्ट ज़्यादा है। लेकिन ऐसे नंबर के फॉर्म्स में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर्स के फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो बहुत ईजी जाती है। तो आप स्टूडेंट्स वर्चुअली अटेंड कर रहे हो, फेस टू फेस अटेंड करते थे तो बहुत बढ़िया, लेकिन वर्चुअली कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप खुद से चीटिंग नहीं कर रहे हो। खुद से चीटिंग मत करना। आपके एग्जाम्स को 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टाइम है। जो भी क्लास में मैं लिख रहा हूँ वो आप प्लीज़ 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 लिखते जाओ। रफ बुक में लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखो या कहीं भी लिखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। एग्जाम्पल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नंबर्स के फॉर्म्स में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ठीक है। गवर्नमेंट हमें जीएसटी लगाती है, किस पे लगाती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो हमने कितने रुपयों का गुड्स सेल किया या कितने रुपयों का गुड्स परचेज किया है ना, इन्हीं चीज़ों पे हमें जीएसटी लगता है। लास्ट में हमें प्रॉफिट आया है उस पर क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट भी हमारे डेटा पे इंटरेस्टेड है। आपको लगता है क्या सही है, गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्या लगता है आपको, इंटरेस्टेड है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ये भी एक फंक्शन हो गया कि गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। Accounting provides necessary information to the government to exercise control on the entity as well as in connection of taxes, in collection of taxes and revenue. Is it clear? ये समझ में आया? Is this point clear? Yes, sir. Is this point clear? Yes, sir. Okay, ठीक है। नेक्स्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पता है आपको बुक कीपिंग का मतलब क्या है या पता है आपको अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का करता है, हाँ, अकाउंटिंग का करता है, बुक कीपिंग की डेफिनेशन याद है। अच्छा, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अच्छा देखो, एक माय डियर फ्रेंड्स, और एक बात, यू आर इन प्रोफेशनल कोर्स। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें रटने रटाने वाली कोई बात नहीं है। कंसेप्ट समझ लो, सब सही हो जाएगा।
सिर्फ कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, आप टाइम पे आंसर सही लिख पाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बुक कीपिंग की डेफिनेशन याद करनी है या अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद करनी है। हाँ ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है? सर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को जो कहते हैं ना बुककीपिंग। करेक्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारे बिजनेस में, हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बुक कीपिंग। हमने सेल किया, रिकॉर्ड किया, हमने कुछ भी सेल किया, हमारे अकाउंटेंट ने उसे रिकॉर्ड किया, तो ये क्या हो गया? बुक कीपिंग। हमने किसी को सैलरी पे की, हमारे अकाउंटेंट ने वो रिकॉर्ड की, तो ये क्या हो गया सर? बुक कीपिंग, है ना। लेकिन रौनक सर, आपने अभी अभी प्रीवियस सेशन में, कल के सेशन में बताया था, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, है ना, ये सारी चीज़ों, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, बाद में और क्या क्या किया था हमने? ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया था, रिकॉर्ड किया था, समराइज किया था, एनालाइज किया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके अकाउंटिंग थी। तो जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म हो रहा था वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही थी। आई रिपीट, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो रहा था वहाँ पे अकाउंटेंसी स्टार्ट हो रही थी। ओके, तो बुक कीपिंग मतलब क्या है? Bookkeeping is a science as well as an art of correctly recording in the books of account all the business transactions. Business transactions को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं बुक कीपिंग। रुशील, यहाँ से रीड करो बुक कीपिंग से। हाँ सर। बुककीपिंग इज अ मैकेनिकल, करो रीड। Defined by Carter, bookkeeping is a science as well as an art of correctly recording in books of accounts all those business transactions that result in transfer of money or money worth. Bookkeeping is an activity concerned with recording and classifying financial data relating to business operations in order of its occurrence. Bookkeeping is a mechanical task which involves collection of basic financial information, identification of events and transactions with financial character, that is economic transactions, measurement of economic transactions in terms of money, recording of financial effect of economic transaction in order of its occurrence, classifying effect of economic transaction, preparing organized statement known as trial balance. ठीक है, तो बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है? एक लेमैन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है लेकिन उसे अकाउंटिंग आती है, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसे रिकॉर्ड कर रहा है, उसे हम कहेंगे बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटेंसी इज़ फार मोर वाइड कंसेप्ट दैन अकाउंटेंसी इज़ अ वाइड कंसेप्ट एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अकाउंटेंसी ऐसी लेवल पे पहुंच गया है। अकाउंटेंसी आज जो पहले की अकाउंटेंसी थी कि सिर्फ प्रॉफिट निकालना है या असेट्स कितनी है देखना है या लॉस कितना हुआ वो देखना है, ये अब सिर्फ अकाउंटेंसी सिर्फ यहाँ तक नहीं बची है। अकाउंटेंसी इससे कई गुना आगे चली गई है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंसी, ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग होने लगी है। अब जैसे कि अगर आप कंपनी देखोगे, कंपनीज लाइक एप्पल या कंपनीज लाइक एप्पल तो नहीं, कंपनीज लाइक गूगल या विप्रो या हमारा कॉग्निजेंट जो आईटी कंपनीज है, इनका वैल्यूएशन किस में? करोड़ में, मिलियंस में, ट्रिलियंस में। इनके पास असेट्स देखोगे तो असेट्स क्या है? कुछ भी नहीं है। असेट्स कुछ नहीं है इनके बैलेंस शीट में। अगर आप असेट्स देखोगे तो असेट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग्स है, उसमें भी आधी रेंटेड है, असेट्स के नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इन कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत है। क्यों? इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है। और मेरे दोस्त, ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स एक इंसान जो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता।
तो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी भी वैल्यू होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन कैसे करना ये अपने आप में कठिन है। अगर मैं कहूँ कि रुसिल 10 लाख का इंसान है, रुसिल 10 लाख का इंसान है, तो ये क्या सही है क्या? कोई बोलेगा हाँ सर रुसिल 10 लाख का इंसान है, रुसिल की वर्थ 10 लाख है, लेकिन रुसिल बोलेगा है सर कुछ भी बोल रहे हैं, है सर चरस गांजा लेके आए हो क्या, मेरी कीमत तो करोड़ों में है, मैं तो अनमोल हूँ, है कि नहीं रुसिल? अनमोल हो ना आप। तो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू अलॉट करना, अलोकेट करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो अकाउंटेंसी में बहुत सारी मेथड्स डिफाइन की है, बहुत सारी साइंटिफिकली मेथड्स डिज़ाइन की है जिससे हम ह्यूमन रिसोर्स को अकाउंटिंग दे सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक्टिविटी मतलब हम हमारे बिजनेस में n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी से कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा बिजनेस को कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो अकाउंटेंसी किस लेवल पे पहुंच गया है। तो जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहाँ पे अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रुशिल रीड करो डिस्टिंक्शन। Sir. First one, output of bookkeeping is input for accounting. ठीक है, Output of accounting judgments and decision making by accounting information. ठीक है, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, और अकाउंटिंग का जो आउटपुट होता है वो डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। नेक्स्ट। Second point, purpose of bookkeeping is to keep systematic record of transactions and maintain power. ठीक है, बुक कीपिंग से क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, टाइम टू टाइम क्रोनोलॉजिकली डेटा रिकॉर्ड होता है। आगे अकाउंटिंग क्या है? Purpose of accounting is to find results of operating activity of a business and to report its financial strength. अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट्स फाइंड करना है, प्रॉफिट है लॉस है, बाद में उसे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट। Bookkeeping is the foundation of accounting. ठीक है, बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? बुक कीपिंग से होती है। फाउंडेशन मतलब बेसिक्स, फर्स्ट स्टेज, और अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय द जूनियर स्टाफ। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं लगता है बुक कीपिंग के लिए। नॉर्मल बीकॉम या नॉर्मल अकाउंटेंट भी बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, फिफ्थ रीड करो रुशिल। Object of bookkeeping is to summarize the cumulative effect of all economic transactions of business for a given period by maintaining permanent record of each business transaction with its evidence and financial effect on accounting variable. Object of accounting is not only bookkeeping but also analyzing and interpreting reported financial information for informed decisions. ठीक है, वही बात है, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है कि वही है कि बुक कीपिंग में आप रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हो, थोड़ा बहुत क्लासीफाई कर लेते हो, लेकिन अकाउंटेंसी ये नहीं है। उसमें अकाउंटेंसी में आप एनालाइज भी करते हो, आप एक डिसीजन भी लेते हो, है ना। तो जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो रही है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है। दैट्स इट। ओके, सो फार सो गुड। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. ओके, बोर हो रहे हो? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। थक गए हो? है अभी स्टैमिना और पढ़ने का? हाँ, चलो एक काम करते हैं, एक शेर या कोई शेर वेर बोलेगा? आपसे अच्छा किसको भी नहीं आते सर यहाँ पे शेर। अरे वाह रुशिल भाई, मजा ले रहे हो आप तो। नहीं सर, मैं सीसी से जानता ना आपको, आपके डायलॉग्स वगैरह भी फेमस है। बोलो एक आध। अच्छा, अभी आपका बैचेस और कौन सा कोई टाइमिंग क्लास हो रहा है क्या? अभी 4 to 6 आपका डेली फ्री है?
या और कोई बैच चल रहा है अभी? सर इसके पहले 2 to 4 या 1 के आसपास में होता है, अच्छा क्योंकि हम सर की 1 बजे तक रहती है, फिर अगर 1 के आसपास है तो फिर हम वहीं रुक जाएंगे, आपके बैच कल की करेंगे। अच्छा ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल पढ़ लेते हैं आज, फिर उसके आगे का हम कल देख लेंगे, ठीक है? ओके, इज इट ओके? यस और नो तो बोल दो। अच्छा, आप सब लोग डेली वर्चुअली अटेंड करने वाले हो कि क्लासेस पे आने वाले हो? नहीं सर, अगर मतलब टाइम मैच हुआ लाइक कंटिन्यूस बैच रहा तो फिर धनवी, कशिश, पलक, कृतिका, ईशा, मैथिली, अंकिता, आप सबका क्या है? वर्चुअली करने वाले हो या लाइव आने वाले हो? नहीं सर, लाइव पर सर टाइमिंग का थोड़ा एडजस्ट। अच्छा ठीक है, तो सभी लोग लाइव आने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लाइव ही अटेंड करेंगे। अकाउंटिंग साइकिल, माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी इज अ साइकिल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी प्रोसेस में आगे आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, है ना? कोई भी एक्टिविटी हुई, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी इवेंट हुआ तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, मतलब पहले तो हम वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, सब्सिडरी बुक में होती है या फिर वाउचर पे होती है। देन क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, ठीक है? अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप कोरिलेट कर रहे होगे, या नहीं हो तो हम आगे देखेंगे, या आपको मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। देन हम उसे लेजर में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ इन्होंने, हमने पहले कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसे रिकॉर्ड किया, बाद में उसे रिकॉर्ड, बेसिकली रिकॉर्ड मतलब ही क्या होता है, जर्नलाइज होता है। बाद में लेजर, लेजर मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। स्टेजेस में क्या होता है कि एक होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब ये हो गया, बाद में क्लासीफाइंग मतलब हम उसे लेजर्स बनाते हैं, चिंटू का अलग, मोंटू का अलग, परचेस का अलग, कैश का अलग, बैंक का अलग, ऐसे लेजर्स बनते हैं। फिर बाद में क्या होता है, समराइजिंग मतलब हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बाद में क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बाद में एट दी एंड हम कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे कि मान लीजिए हम इस प्रीमाइसेस में रेंटेड है, ठीक है? अब 31 और हम जो रेंट है, रेंट कब पे करते हैं, नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को। अब 31 मार्च को हमारा ईयर कंप्लीट हो गया, हम रेंट कब पे करेंगे, 5 अप्रैल को पे करेंगे, लेकिन रेंट कब का है तो इस साल का 31 मार्च का, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे। हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, उसे हम कहेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कैश और नॉन कैश के वजह से आता है वो। बाद में आती है क्लोजिंग एंट्रीज, जितने भी अकाउंट्स हैं, डेटर्स का है, क्रेडिटर्स का है, कैश का है, बैंक का है, इन्वेंट्रीज का है, सेल्स का है, परचेज का है, सारे अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। और बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में। तो कैसे जाते हैं, हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज पास करके सारे ट्रांजेक्शन्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पास करते हैं और फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो हमारा अकाउंटेंसी का साइकिल क्या था कि सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? फिर उसको क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं। फिर उसके जर्नल्स के बाद क्या बनती है, लेजर बनता है। फिर क्या बनता है, लेजर। लेजर के बाद में क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है बैलेंस शीट, ठीक है? ये हमारी स्टेजेस है, ठीक है? अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ये इस स्टेज में हम क्या करते हैं, एडजस्टेड एंट्रीज वगैरह पास करते हैं और क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है? क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह हम पास करते हैं। तो ये सारा चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट
बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें मिलके बनती है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस वर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, दिस वर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग. सो फार सो गुड. यहाँ तक सब क्लियर, सब समझ में आया है, क्रिस्टल क्लियर है. अच्छा, सभी लोग थम्स अप बता दो एक बार. एवरीबॉडी थम्स अप. छोटा सा भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन 7887 and even you can follow me on telegram channel CA रौनक अग्रवाल. उस पर भी हम टाइम टू टाइम कुछ नोट्स वगैरह शेयर करते हैं. हमारा बेसिकली एग्ज़ाम MCQ पैटर्न है, तो एक काम करेंगे, मैं आपको हमारे नोट्स में तो कहीं MCQs नहीं दिए है, तो पास्ट ईयर के MCQs या और भी जो पब्लिकेशंस में MCQs है, सारे MCQs में कंपाइल करके आपको जल्द ही दे दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए. ओके, सो आज का सेशन यहीं एंड करते. हाउ इज़ द जोश, हाउ वाज द सेशन? जल्दी 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 बोलो बोलो बोलो. मज़ा आया? सभी को मज़ा आया? ओके ओके. सो हियर आई एम योर फ्रेंड CA रौनक अग्रवाल signing off. Take care. Love you all. Bye bye.